नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में एक विस्तृत और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी एक बार फिर से सक्रिय होगी, जिसकी वजह से उसमें नए वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा उसमें से कोई वेदर सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप लेगा या नहीं, और अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो उसकी तीव्रता और उसका ट्रैक देश के किन राज्यों की ओर रह सकता है, इसके बारे में तो आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं और क्या कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को अगले 15 से 20 दिनों के दौरान प्रभावित करेगा या नहीं, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आने वाले 10 दिनों के दौरान यानी कि 14 नवंबर से लगाकर 23 नवंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम, होने वाली बारिश और तापमान की स्थिति को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर एक बार फिर से एक्टिव होते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से नई मौसमी प्रणालियां बनेगी। विशेष रूप से इन मौसमी प्रणालियों के बनने का कारण रूसबी वेव और केल्विन वेव के एक्टिव होने की वजह से रहेगा। तो अगले 24 से 72 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्सों, वहीं उससे सटे श्रीलंका के कोस्टल इलाकों के आसपास एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि संभवतः गल्फ ऑफ मन्नार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। इस सिस्टम का असर भारत में कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक के कई हिस्सों में इस सिस्टम की वजह से 15 से 19 नवंबर के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तमिलनाडु और केरल के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां भारी से अति भारी बारिश भी 16 से 19 नवंबर के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, इसका विशेष असर दक्षिण भारत के हिस्सों में ही रहेगा। इसके बाद मुख्य मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी दें, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनेगी। तो बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी हिस्सों पर 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा, जो कि संभवतः आगे चलकर एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। उस चक्रवाती तूफान या फिर डिप्रेशन का असर देश के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, तूफानी हवाएं भी चल सकती है और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी देंगे, क्योंकि उसका विशेष असर 23 नवंबर के बाद ही देश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। वहीं 19 से 23 नवंबर के मध्य के समय में अरब सागर के भी दक्षिणी हिस्सों पर केल्विन वेव और रूसबी वेव से बनने वाले सर्कुलेशंस के प्रभाव से एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख कर सकता है। ऐसा पूर्वानुमान CMC और आइकन मॉडल का निकलकर आ रहा है। इस लो प्रेशर एरिया का भारत के कोई बड़े हिस्से या फिर पश्चिमी हिस्सों पर भी कोई ज़्यादा असर होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यह सिस्टम भारत से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। विशेष असर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर बनने वाले सिस्टम का ही देश के कई बड़े इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर नए पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 नवंबर और 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में दस्तक देंगे, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। कोई बड़े पैमाने पर उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों पर भी होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर 18 से 20 नवंबर और 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में ऊंचाई वाले घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां उन बादलों की वजह से देखने को मिल जाए। कोई बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों पर उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अरुणाचल प्रदेश और असम के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है।
अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में बर्फबारी की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। कुल मिलाकर अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में सर्दी का दौर तो जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से वहीं मध्य भारत के भी कई इलाकों में जो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो रहे हैं, वही स्थिति आने वाले दिनों के दौरान भी जारी रहेगी। और जैसे ही हम 15 नवंबर के बाद आगे बढ़ेंगे और भी अधिक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। आने वाले दिनों के दौरान 15 नवंबर के बाद अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 15 नवंबर के बाद से 23 नवंबर के मध्य के समय में 25 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज होंगे। ज़्यादातर भागों में 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों में 15 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य के समय में अधिकतम तापमान लगभग 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके शामिल हैं, यहाँ न्यूनतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में 15 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य के समय में 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य से कम रहेंगे। और काफ़ी कड़ाके की सर्दी का दौर अब दिन के समय भी और रात्रि के समय विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को प्रभावित करता रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान इस अगले 10 दिनों के दौरान ज़्यादातर भागों में 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। न्यूनतम तापमान इन तीनों ही राज्यों के ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच वैरी कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच भी बिहार के पश्चिमी इलाके और झारखंड में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अच्छी खासी सर्दी का दौर जारी रहेगा, जिसमें भी विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और ओडिशा में भी, जो कि विशेष रूप से मध्य पूर्वी भारत के इलाके हैं, यहाँ भी ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान इन चारों ही राज्यों में लगभग 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। हालांकि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के इलाकों में जहाँ बारिश की गतिविधियाँ संभावित रहेगी, वहाँ न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से अधिक ही देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान बारिश होने की वजह से यहाँ कम रहेंगे। ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान लगभग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के इलाकों में आने वाले 10 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। और सामान्य से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में अगले 10 दिनों के दौरान संभावित रहेगी, काफ़ी डल नॉर्थ ईस्ट मानसून के फेज़ के बाद। तो कुछ इस प्रकार बारिश हो सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 24 नवंबर से लगाकर 3 दिसंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश को लेकर दर्शाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, बंगाल की खाड़ी में नवंबर माह के चौथे सप्ताह में एक चक्रवाती तूफान उभरने के लिए काफ़ी परिस्थितियाँ फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग सभी मॉडल्स इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं। और नवंबर माह के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में भी आपको इसी प्रकार से जानकारी दी गई थी कि नवंबर माह के चौथे सप्ताह में या फिर दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उभर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार मॉडल सब काफ़ी अच्छा इंडिकेशंस देने लग गए हैं। जिस प्रकार 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा, वही सिस्टम 24 से 27 नवंबर के मध्य के समय में भारत के तटीय हिस्सों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। ECM, GFS, CMC और आइकन मॉडल इसी प्रकार के संकेत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 24 से 27 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान सेन्यार उभर सकता है, जिसका असर भारत के कई हिस्सों पर भारी बारिश और तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो इस सिस्टम का पहला ट्रैक तमिलनाडु के उत्तरी मध्य हिस्सों से दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे रहा है, जिसके लैंडफॉल करने के चांसेस 40% तक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ट्रैक इस सिस्टम का उत्तरी आंध्र प्रदेश से दक्षिणी ओडिशा की तरफ
दिखाई दे रहा है, जहां भी इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस 30% तक दिखाई दे रहे हैं और 30% चांसेस इस सिस्टम के उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरैक्ट करके बांग्लादेश या फिर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ जाने के रहेंगे, जिसकी संभावनाएं कम है, हालांकि रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इस सिस्टम के 3 से 4 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर मेरे अनुसार ज़्यादा संभावनाएं देखें तो यह सिस्टम तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर ही लैंडफॉल कर सकता है, ऐसा मुझे अभी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर थोड़े बहुत चेंजेस और भी देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम की हाईएस्ट इंटेंसिटी की बात की जाए तो अगर यह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनता है तो इस सिस्टम की हाईएस्ट इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ही रह सकती है, यानी कि इस सिस्टम से चलने वाली हवाएं 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं अभी बनती हुई दिखाई दे रही है और जिस प्रकार आपको पहले बताया, अभी कुछ दिनों का समय बाकी है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे, द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको इस वेदर सिस्टम से परिचय कराते रहेंगे। फिलहाल जो संभावनाएं दिख रही है उसके अनुसार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और अगर यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर लैंडफॉल करता है तो अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के हिस्सों पर 26 से 30 नवंबर के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। तेज हवाओं का खतरा भी इन क्षेत्रों के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है, जहां कोस्टल इलाकों में हवाओं की गति 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज हो सकती है। वहीं इस सिस्टम के भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ने की गति और ट्रैक को देखकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से, कर्नाटक और जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, कुछ दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों तक भी घने बादलों की आवाजाही इस सिस्टम की वजह से नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है और अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है इस सिस्टम के रीसेंट ट्रैक के अनुसार। तो जिस प्रकार आपको नवंबर माह के वीडियो में बताया था कि नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, तो ठीक इसी प्रकार ECM मॉडल भी अब लगातार संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत जो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ भी इस माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों में अलग अलग स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस वेदर सिस्टम से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर भी इस समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग 28-29 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य के समय में दस्तक दे सकता है, जो कि अलग अलग मॉडल्स के अनुसार हल्के से मध्यम प्रकृति का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों समेत मैदानी हिस्सों के भी अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। ECM मॉडल लगातार इसी प्रकार के संकेत इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर दे रहे हैं। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगमन में कुछ देरी हुई है। पहले यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 से 28 नवंबर के मध्य के समय में आना था। हालांकि जो इससे पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में आने की वजह से थोड़ा बहुत डिले उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में निश्चित रूप से हुआ है। हालांकि अभी मॉडल्स के अनुसार उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। आने वाले दिनों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में और भी अधिक चेंजेस आएंगे। हो सकता है यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से कमज़ोर रूप से आए या फिर हो सकता है यह और अधिक भी ताकतवर रूप से उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित करे। जो भी स्थिति होगी आपको जानकारी देते रहें। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल during the next 72 hours and will move towards Sri Lanka coast. A new low pressure area will form in Bay of Bengal between 22nd to 24th November. 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा। A new depression or a cyclone will form in Bay of Bengal during the last week of November. नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बनता हुआ देखा जाएगा। A moderate WD may impact parts of northwest India during the last week of November. इस माह के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विल स्टार्ट टू एक्टिव अगेन आफ्टर 15th नवंबर इन व्यू ऑफ अपकमिंग वेदर सिस्टम। आने वाले वेदर सिस्टम की स्थिति को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट मानसून 15 नवंबर के बाद एक बार फिर से गियर अप पकड़ेगा और देश के कई हिस्सों को बारिश की गतिविधियां करवाएगा।
यानी कि देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी 15 नवंबर के बाद से 30 नवंबर के मध्य के समय में। Maximum and minimum temperature will stay in normal or below normal category over many parts of India during the next 15 to 20 days. अगले 15 से 20 दिनों के दौरान देश के कई बड़े हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम दर्ज होंगे, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के इलाके शामिल हो सकते हैं।